ग्रीटिंग्स एंड वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ अलीटा। अलीटा बैटलियन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फाइनली अपनी अलीटा बैटलियन मांगा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके सेकंड वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है टीयर्स ऑफ एन एंजल। वॉल्यूम 1 की वीडियो से अब तक बहुत बड़ा टाइम गैप हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे एक बार फिर से देख लें ताकि आप सब कुछ रिफ्रेश और रिवाइज कर सकें। पहले वॉल्यूम में हमने ग्रुइस का यानी मकागो और अलीटा की स्टोरी को देखा था। इसके बाद अब इस वॉल्यूम में हम अलीटा और ह्यूगो की स्टोरी को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मूवी इन दोनों ही वॉल्यूम्स के ऊपर बनी हुई है। पिछले वॉल्यूम की तरह मैंने इस वॉल्यूम को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि आपको एक अच्छी प्रॉपर समरी मिल सके हर एक डिटेल की, और आपको एक अच्छा खासा ओरिजिनल एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए अब बैटल एंजल की दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है आउट ऑफ ब्लू स्काई। हम देखते हैं अलीता को एक अबंडन फैक्ट्री में, जहां पे वो कुछ गुंडों का सफाया करने के लिए आई है। क्योंकि पहले वॉल्यूम में अलीता एक हंटर वॉरियर बन गई थी, जिसके बाद उसकी लड़ाई मकागो यानी हमारी मूवी के विलेन ग्रुइस्का से होती है। और अब उसी के बाद की कहानी यहाँ चल रही है, जहाँ पे अब वो एक हंटर वॉरियर का काम करती है। यहाँ पर अलीता एक बड़ी गैंग को रोकने आई है, जिसका बॉस एक पागल साइंटिस्ट है जो कि मासूम लोगों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है। बाकी सब लोग तो मारे आ चुके हैं, बचा अकेला बॉस अपने दो चेलों के साथ। अलीता को देख चेले तो डर के भागना चाहते थे, लेकिन बॉस तभी अपनी जेब से अपना एक फॉर्मूला निकालता है और अपने ब्रेन में इंजेक्ट कर लेता है। बॉस बताता है कि सालों की मेहनत से उसने ये फॉर्मूला बनाया है, जो उसे बहुत सारी ताकत देने वाला था। ताकत का तो पता नहीं, लेकिन म्यूटेशन से उसकी बॉडी एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए बॉस सबसे पहले अपने चेलों को ही निपटा देता है, लेकिन अलीता इससे जरा भी नहीं घबराती और दोनों ही लड़ते हुए छत पे पहुंच जाते हैं, जहां पे अलीता उसको बड़ी आसानी से हरा देती है। लेकिन इस बीच अलीता भी छत के टूट जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अलीता को होश आता है तो उसके पास एक लड़का बैठा हुआ था, जिसका नाम था ह्यूगो। ह्यूगो को नहीं पता था कि अलीता कौन है। उसे तो लगा कि वो भी उसी की तरह एक बच्ची है जो कि यहाँ फैक्ट्रीज में बस घूम रही है। ह्यूगो अलीता को उठने में मदद करता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए ह्यूगो अलीता को छत पे ले जाता है, जहाँ पे वो उसे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे वो हमेशा से इन फैक्ट्रियों में घूमता रहा है। उसके मुताबिक जालम एक बेहतर जगह है जो कि हमें अच्छे जीवन की उम्मीद देती है, और इसलिए वो वहाँ पे जाना चाहता था ताकि वो जान सके कि वहाँ का जीवन कैसा है। हालांकि हीरो की बातों को सुनते हुए अलीता को अच्छा लग रहा था, और हम देख सकते हैं कि उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। ह्यूगो और अलीता घूमते हुए फैक्ट्री के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अलीता ने सभी गुंडों को मारा था। और सभी बॉडीज को देख के ह्यूगो को तो लग रहा था कि यहाँ कोई डायनासोर आया होगा। डायनासोर नहीं, डायनासोरस नहीं आई थी। ह्यूगो पूरा सोच में पड़ा हुआ था कि इन सबको किसने मारा होगा, क्योंकि सभी के सर भी वहीं पड़े हुए थे और हंटर और ये सब शिकार करते हैं इनाम के लिए, और इनाम मिलता है फैक्ट्रीज में सर को दिखाने पे। अलीता की पोल खुल रही थी, लेकिन ह्यूगो ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो था साइबॉर्ग्स के पुर्जों पे। ह्यूगो बताता है कि वो साइबॉर्ग्स के पुर्जे बेचता है और इसी तरह अपना गुजारा करता है, और इसलिए वो सभी बॉडीज में से एक एक करके पुर्जे चुराने लगता है, जिस पर अलीता नाराज हो जाती है। इस पर ह्यूगो कहता है कि ये सब तो मरे हुए हैं, कौन सा इनका कोई क्रियाक्रम करने वाला है। साइबॉर्ग्स की बॉडी हमेशा पड़ी रह जाती है। अलीता पूरा मुंह फुलाए हुए थी, लेकिन तभी पीछे से बॉस वापस आ जाता है। उसकी टूटी हुई हालत देख के लगता है कि शायद ललिता की तरह वो भी बेहोश हो गया था और अभी अभी उसे होश आया है। लेकिन होश थोड़ा गलत समय पे आ गया। हीरो के सामने अलीता बचने का नाटक करती है, जिस पर अच्छा खासा बेचारी की बेइज्जती हो जाती है, लेकिन अलीता इस नाटक के बीच भी उसे अच्छी तरह मार गिराती है और बची कुची कसर हीरो पूरी कर देता है। बेचारे बॉस का तो पूरी तरह पोपट हो गया। हीरो के लिए तो कहानी ये थी कि किसी राक्षस ने हमला किया और मैंने लड़की को बचा लिया। इसी तरह शाम हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अलीता उसे अपना नाम बताती है, और हम यहाँ देख ही सकते हैं कि वो तो पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी है। इसके बाद हमें रात का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ आइन सिटी के बाजार में एक साइबोर्ग आदमी दो लड़कों से अपनी बॉडी की सर्विस करवा रहा था, लेकिन सर्विस करने वाले उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं और एक कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट उनमें से एक उसकी स्पाइनल कॉर्ड निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर ईडो के क्लिनिक पे एक अनजान कॉल आती है, जो कि उन दोनों चोरों ने ही की थी। वो उसे बताते हैं कि एक फलाना गली में एक आदमी मर रहा है, जाके उसे समय पे बचा लो। और ये अच्छा सा काम करके दोनों मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, और हम देख पाते हैं कि उनमें से एक है ह्यूगो। अगले चैप्टर का नाम है आयरन मेडिन। तो नेक्स्ट डे की कहानी ऐसे शुरू होती है कि ह्यूगो आता है डॉक्टर ईडो के घर पे उनकी विंडमिल को ठीक करने के लिए। अलीता बैठ के बातें कर रही थी और दोनों की बातों को सुन रहे थे गोंजू और ईडो। गोंजू अलीता के लिए खुश था, लेकिन ईडो को फिर भी पेरेंट्स वाली चिंता थी, क्योंकि अलीता चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है बुरे या अच्छे काम दोनों में। अलीता की मासूमियत और भोलापन किसी के लिए खतरा भी बन सकती है, और खुद उसके लिए भी। हीगो के जाने के बाद अलीता उदास बैठ जाती है। वो तो हीगो को पसंद करती ही थी, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। वो उसका दिल जीतना चाहती थी, जिस पे डॉक्टर ईडो और गोंजू दोनों ही मिलकर उसे चीयर अप करते हैं। वहीं हीगो को बाहर मिलता है एक अनजाना शख्स, जो कि और कोई नहीं, वो है जापान। पिछले पार्ट में जो अलीता ने इसकी बेइज्जती की थी, ये उसे अभी तक नहीं भूला और अपना बदला लेने के लिए मचल रहा है। चाहे ऐसे या वैसे वो अलीता को तंग करना चाहता है, और यहाँ पर भी वो हीगो के मन में बातें बैठाने की कोशिश करता है कि अलीता से दूर रहे। अलीता ने इससे पहले कई लोगों को फंसाया है और उन्हें मार दिया है। और यहाँ ये बात कर रहा है मकागो की। खुद ही देख लो किस तरह बातों को घुमा फिरा के बताया जाता है।
लेकिन ह्यूगो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद अलीता और डॉक्टर ईडो अपने हंटरवेयर की ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन अलीता का काम पे ध्यान नहीं था, जिस पर मौके का फायदा उठाते हुए एक मेनियक अलीता पे हमला कर देता है और अलीता घबराहट में उसके दोनों हाथों को उखाड़ देती है। यहाँ पर अलीता को पहली बार एहसास होता है कि उसकी बॉडी एक आम इंसान के लिए कितनी घातक हो सकती है, और यही चिंता उसे ह्यूगो के लिए थी। वो हीगो को अपना बनाना चाहती थी, वो हीगो से अपने प्यार का इज़हार करना चाहती थी, लेकिन एक ऐसी बॉडी के साथ वो कैसे उसके साथ रह सकती है? यही सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो उदास होकर एक जगह पे बैठ जाती है और हमें दिखाया जाता है आयरन सिटी यानी स्क्रैप यार्ड का एक बेहतरीन नज़ारा। वहीं दूसरी तरफ हीगो रात को अपने काले धंधों को अंजाम दे रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है जो कि है वेक्टर। वेक्टर हीगो का बॉस है और वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है, जो कि है फैक्ट्री में। यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यूगो कई सालों से वेक्टर के लिए काम कर रहा है, वो उसी को बॉडी पार्ट्स बेचता है और वेक्टर भी उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश है और इसलिए उसे ऑफर देता है कि वो भी उसकी तरह फैक्ट्री के काम को संभाले। यहाँ हमें थोड़ी चीज़ें समझ आती हैं कि जालम फैक्ट्रीज के द्वारा पूरी स्क्रैप यार्ड को कंट्रोल करता है ताकि वो उसके लिए रिसोर्सेज और सर्विसेज बनाते रहें, और फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं मशीन्स यानी डेकमैन्स। लेकिन अब सिस्टम में चेंज आ रहा है, अब मशीनों को हटाकर इंसानों को भी थोड़ी अथॉरिटी दी जा रही है, और इस समय वेक्टर को इंचार्ज बनाया गया है 6 फैक्ट्रीज के शिपमेंट्स का, और वो चाहता है कि ह्यूगो भी उनमें से एक संभाले। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी क्योंकि इससे पावर और पोजीशन तो मिलती है, बल्कि फैक्ट्रीज के काम को संभालते हुए वो फैक्ट्रीज के रिसोर्सेज का कुछ फायदा उठा सकते हैं। और ये चीज़ मूवी में भी दिखाई गई है, जो कई लोगों को समझ नहीं आई कि वेक्टर के पास अगर इतनी आलीशान चीजें हैं तो जालम जाने के लिए लोग इतने तरस क्यों रहे हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ट्रांसपोर्ट का काम करते करते वो पेटी में से थोड़ी हम अपने लिए चुरा रहा था। और मूवी की तरह ही यहाँ पे वेक्टर हीरो को समझाता है कि वो अपने जालम जाने की जिद छोड़ दे। ऐसो आराम यहाँ भी मिल सकता है, एक अच्छी जिंदगी यहाँ पे भी मिल सकती है, लेकिन हीरो उसकी बात को टाल देता है। अगली सुबह हम अलीता को देखते हैं हीगो के पड़ोस में उसका इंतजार करते हुए, क्योंकि वो रात से घर नहीं आया, और इसलिए अलीता बैठ के इंतजार कर रही थी और जापान उसे चोरी छुपे देख रहा था। ये तो पूरा हाथ धो के पीछे बढ़ गया, लेकिन पीछे पड़ना आज काम भी आ गया, क्योंकि वो आज हीगो को रंगे हाथों देख लेता है वेक्टर के साथ। वेक्टर ब्लैक मार्केट का सबसे बड़ा डीलर था और एक हंटर वॉरियर होने के नाते जापान 2 मिनट में दो का दो चार कर लेता है। उसकी तो बत्ती जल चुकी थी, क्योंकि अब उसे पता था कि अलीता से बदला कैसे लेना है। शराब पीने की वजह से हीरो की तबीयत खराब थी, इसलिए अलीता उसे घर ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है, उसके सारे काम करती है, उसके सारे कपड़े धोती है, और देख ही लो कितनी मेहनत से काम कर रही है। यहाँ अलीता और हीरो में बातें होती हैं, जहाँ हीरो फिर से अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि बेहतर जीवन या सुख सुविधा उसका सपना नहीं है, वो सिर्फ जालम जाना चाहता है ताकि अपने सपने को पूरा कर सके और जान सके कि वो दुनिया कैसी है जिसे वो नहीं जानता। अलीता एक बार फिर हीरो की बातों से पिघल जाती है और इस बार वो फैसला कर लेती है कि अब चाहे हीरो उसे प्यार करे या ना करे, लेकिन वो हीरो की मदद करेगी जालम जाने के लिए। लेकिन जालम जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली हंटर वगैरह का काम। अलीता एक ही दिन में शहर के कई सारे गुंडों को सफा कर देती है, जिसे देख ईडो की तो हालत पतली हो चुकी थी। उसके लिए तो रोज मरने मारने का काम है, और यहाँ ये ऐसे खेल रही है जैसे बैटल रॉयल में पहली बार आई हो। अगर आपको याद हो तो मूवी में अलीता ने एक बार कहा था कि वो शहर के ज्यादा से ज्यादा इनाम वाले गुंडों को पकड़ के हीरो के लिए पैसे जमा कर सकती है। वो लाइन इसी सीन के लिए डाली गई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीरो अपने रोज के काम में लगा हुआ था, मतलब लोगों को निपटाने में। लेकिन आज किस्मत उसका हिसाब करने वाली थी, क्योंकि कस्टमर कोई और नहीं, वो है जापान। वेक्टर के बारे में छानबीन करते हुए जापान को पता चल ही गया कि ह्यूगो असल में करता क्या है, और इसलिए वो यहाँ पे आया है इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि वो सब एक बहाना है, इसका एक ही मकसद है, वो है अलीता से बदला लेना। और यहाँ पर भी बिल्कुल मूवी की तरह पहले वो हीगो के दोनों दोस्तों को मारता है और फिर हीगो के ऊपर हमला करता है, लेकिन हीगो वहां से बच के निकल जाता है उसमें आग लगाकर। जापान की पूरी जली हुई थी, लेकिन वो फिर भी खुश था, क्योंकि अब तो चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा। हीगो बचते बचाते वेक्टर को फोन मिलाता है और उसे सारी बातें बता देता है, जिसपे वेक्टर का तो पूरा मूड खराब हो गया था। लेकिन वो फिर भी उससे कहता है कि चल कोई बात नहीं, तू पैसा लेके मेरे पास आ जा, अब तेरा बाहर रहना सेफ नहीं है, मैं तेरे को बचा लूंगा। जिसपे ह्यूगो भी राजी हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जापान ह्यूगो के दोस्तों के सरों को लेकर फैक्ट्री पहुंचता है, जहाँ पे अलीता और डॉक्टर ईटो पहले से ही मौजूद थे। जापान अलीता के सामने स्टाइल मार रहा होता है, जिसपे अलीता कहती है, हाँ जी भाई साहब, आप कौन? गजब बेइज्जती है। पहले क्या कम जली हुई है जो और जला रहे हो? जापान अपना गुस्सा साइड में रखते हुए मेन मुद्दे पे आता है और अलीता को सारी बात बता देता है, और इसी गंभीरता के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तीसरे चैप्टर का नाम है रेनी डे। हम अलीता को देखते हैं जो कि हीवो की तलाश में बरसात में अकेले तेजी से भाग रही है। जापान की मेहरबानी की वजह से हीवो का नाम सबसे ऊपर आ चुका है क्रिमिनल्स की लिस्ट में, क्योंकि अब वो इंसानों की तस्करी और मर्डर दोनों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इससे बड़ी दुविधा की बात अलीता के लिए ये थी कि अगर वो हीवो को बचाती है तो वो खुद भी एक क्रिमिनल बन जाएगी। इन्हीं सब सवालों से परेशान अलीता मन बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो वो हीवो को बचाएगी। फिर चाहे ईडो को कोई भी तकलीफ हो उसे वो खुद हैंडल कर लेगा। परिवार और प्यार के बीच में वो चुनती है अपने प्यार को। और नहीं तो क्या, ऐसा ही तो होता है, परिवार परिवार तो मिलता रहता, प्यार थोड़ी ना वापस आएगा। हम देखते हैं कि ह्यू के घर को तबाह कर दिया गया है और कॉलोनी में उसी के नाम के वांटेड के पर्चे बांटे जा रहे हैं।
अलीता भी वहीं पर खड़ी सोच रही थी कि अब वो हीरो को कहाँ ढूंढे, लेकिन तभी उसे याद आती है अबेंडन फैक्ट्री की। वहीं ज़बैन ईडो को चिढ़ा रहा था कि आखिरकार उसने अलीता को सबक सिखा दिया, उससे बदला ले लिया वगैरह वगैरह। जिस पे ईडो कहता है इतना बड़ा हो गया फिर ये बच्चों से अटक रहा है। जिस पर ज़बैन अपने दांत दिखा देता है तो ईडो उसके दांत तोड़ देता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें ज़बैन ईडो को बेहोश कर देता है। अब वो ईडो को भी इस्तेमाल करेगा अलीता को परेशान करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अलीता उस पुरानी अबंडन फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां पे उसे हीगो मिल जाता है। उसने अंदाजा लगाया था कि पूरे शहर से बचने के लिए हीगो यहीं आया होगा और उसका अंदाजा सही निकला। अलीता उसे उसके वांटेड के पोस्टर दिखाती है जिस पर हीगो भी हंसते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अलीता को बता देता है कि सच में उसने ये सारे काम किए हैं। अलीता के इस सब में फंस जाने के लिए वो उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ के जालम चला जाएगा और वो उसकी चिंता ना करे, और अपना आखिरी अलविदा कहते हुए उसे घर जाने के लिए कहता है। जिस पे अलीता पूरी तरह सहम जाती है क्योंकि ये आखिरी मौका है, अगर अभी नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाएगी। और अलीता हिम्मत करते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। जिस पे ह्यूगो बात को टालते हुए उसे फिर से वापस जाने के लिए कहता है, जिस पे अलीता भड़क जाती है। वो उससे जवाब मांगती है जिस पे ना चाहते हुए भी ह्यूगो उसे बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। जिस पे अलीता के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद दोनों ही बेड के बाहर इसके बंद होने का इंतजार करते हैं, जिस बीच अलीता हीगो से उसके हाथ पे लगे निशान के बारे में पूछ लेती है। और इसी चीज का तो इंतजार था, तो चलिए हीगो की कहानी को शुरू करते हैं। हीगो की कहानी शुरू होती है उसकी फैमिली के साथ, जिसमें वो अपने बड़े भाई और उसकी वाइफ के साथ रहता था। पेरेंट्स के मरने के बाद उन दोनों ने ही उसे एक तरह से अडॉप्ट कर लिया। ह्यूगो का बड़ा भाई फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर था और उसकी सिस्टर इन लॉ भी उसे हमेशा बेटे की तरह प्यार करती थी। बड़े भाई के अंदर हमेशा से जिज्ञासा थी इस दुनिया के रहस्यों को सुलझाने की, और इसमें सबसे बड़ा रहस्य था जालम। वो जालम के रहस्य को खोजना चाहता था, जैसे कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वो एक कैसी जगह है, या फिर उसे किसने बनाया। एक बार ह्यूगो अपने बड़े भाई से पूछता है कि ये इतना बड़ा शहर आखिरकार आसमान में कैसे उड़ रहा है, जिस पर ह्यूगो का भाई उसे समझाता है कि शहर उड़ नहीं रहा बल्कि ये आसमान में लटका हुआ है। वो उसे एक बोल्ट का एग्जाम्पल देके बताता है कि जालम जिस पिलर से कनेक्ट है वो जरूर स्पेस तक जा रहा होगा, जहाँ पे वो किसी और स्पेस सिटी से कनेक्ट है, और किसी तरह से जालम उसी की वजह से ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे लटका हुआ है। यानी एक तरह से ये एक स्पेस एलिवेटर है जो कि अंतरिक्ष में सफर करने के लिए बनाई गई है। खैर जालम के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए ह्यू का भाई बहुत ज्यादा बेचैन था, और एक दिन वो फैसला कर लेता है कि वो खुद जालम जागे रहेगा। वो ह्यूगो और अपनी वाइफ को बताता है कि उसने एक बलून बनाने का प्लान किया है जो कि उन्हें जालम के ऊपर तक ले जाएगा, जिससे वो जालम की दुनिया को देख सकेंगे। ये सुन ह्यूगो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि स्क्रैप यार्ड में किसी भी तरह की उड़ने वाली टेक्नोलॉजी को बनाना या फिर बंदूक रखना सबसे बड़ा क्राइम है, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। लेकिन ह्यू के भाई ने पूरा मन बना लिया था। उसने कहा था कि हम रात को निकलेंगे ताकि किसी भी हंटर बॉडी को पता भी न चले। इसी वजह से कई बार उनके बीच में झगड़ा होता था, जिसे ह्यूगो भी देखता था। लेकिन फिर भी ह्यूगो के भाई ने अपना जुनून और अपनी जिद नहीं छोड़ी, और ह्यूगो के 10 साल के होने पे बलून कंप्लीट हो गया और वो फैसला करते हैं कि वो आज के दिन ही यहाँ से निकलेंगे। वो जरूरत का सारा सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और ह्यूगो को भेज देते हैं बाहर सामान लाने के लिए। शाम को जब ह्यूगो लौट के घर आता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस फैक्ट्री में बलून को छुपाया हुआ था वहां पे आग लग चुकी थी, चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी और हंटर वॉरियर जमा थे। और इस बीच ह्यूगो नोटिस करता है अपने भाई की बिना सर की लाश, क्योंकि ह्यूगो की सिस्टर लॉ ने ह्यूगो के भाई की कंप्लेंट फैक्ट्री में कर दी। और यहाँ जिस हंटर वॉरियर ने ह्यूगो के भाई को मारा है उसका नाम है मास्टर क्लाइवली, जिसे आपने मूवी में देखा हुआ। अब अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे हीगो की सिस्टर इन लॉ को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन उसका नजरिया भी गलत नहीं है। उसे अपने और अपने परिवार की फिक्र थी और वो हीगो के भाई को बहुत चाहती भी थी, लेकिन उसने अपना मन किसी और चीज में लगा लिया था। अपने प्यार को किसी और चीज में जाते हुए देख उसने फैसला वही लिया जो उसके लिए सही था, या कहें उसने अपनी फैमिली के लिए फैसला लिया। लेकिन ऑब्वियसली गलत तो वो है और दुनिया के लिए भी वो गलती रहेगी, और इसलिए हीगो भी उसके घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अपने भाई की मौत के बाद वो खुद अपना गुजारा करने लगता है, खराब लोगों और गुंडों के बीच में काम करते हुए रहकर। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन वो बाजार में क्या देखता है, उसके भाई के बॉडी पार्ट्स बाजार में बिक रहे थे। अब आप देख ही लो सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस है। जिसे हम शुरू में दूसरे लोगों के बॉडी पार्ट्स को चुराते हुए देख रहे थे, उसके खुद के भाई के बॉडी पार्ट्स यहाँ बाजार में बिक रहे हैं। जरा सोचो वो भी इतनी छोटी उम्र में, इसके ऊपर ये क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। भाई 10 साल का है वो, कुछ तो सोचो। हीगो दुकानदार से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ये हाथ बेच दे, लेकिन दुकानदार मना कर देता है क्योंकि हीगो के पास पैसे नहीं थे। जिस पर वो कहता है कि तुम चाहो तो बदले में मेरा हाथ ट्रांसप्लांट कर लो। जिसे सुनकर ये दुकानदार तो बौखला जाता है, लेकिन उसका बॉस जो कि है वेक्टर इस बात से राजी हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ ज्यादा रेयर और फ्रेश होते हैं तो इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी, तो सौदा फायदेमंद है। सर्जरी होने के बाद लेडी ह्यू को बताती है कि अगर तुम जालम जाना चाहते हो तो वेक्टर तुम्हें पहुंचा सकता है। नीचे रहने वाले इंसानों में वो सिर्फ अकेला है जो कि वहां तक गया है। और बस इतना सुनने की ही देर थी कि वेक्टर के सामने ह्यू मिन्नतें शुरू कर देता है। जिस पर वेक्टर भी कहता है चल ठीक है, लेकिन तुझे बदले में मुझे 10 मिलियन चिप्स देनी होंगी। उसने अब तक 9.5 मिलियन चिप्स जमा कर ली हैं, सिर्फ थोड़ा सा और चाहिए और फिर वो जालम जा सकता है। और ये पैसे अलीता उसे देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी बहन का मैं दर्द समझ सकती हूँ। अपने प्यार को किसी और रास्ते पे जाते हुए उसे छोड़ते हुए देखने में बहुत दुख होता है, और शायद इसलिए उसने उसे धोखा दे दिया।
लेकिन अलीता ऐसा नहीं करना चाहती। वो हीरो के सपने को पूरा करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसके सपने अधूरे रह जाएं। और यही वो अच्छी क्वालिटी है। इसके लिए ईडो को अलीता की फिक्र थी, उसकी मासूमियत। परिवार और प्यार के बीच में वो मतलबी नहीं है। उसकी कमी सिर्फ इतनी है कि दूसरों की खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों को भी त्याग देती है। वो हीरो से कहती है कि वो उसे सही सलामत जालिम जाने में मदद करेगी, और अगर समय अच्छा रहा तो कुछ समय में वो भी जालिम आ सकेगी। हीरो अलीता के पैसे ले लेता है, लेकिन बाहर जाके वो सोचने लगता है कि वो अलीता के साथ बहुत गलत कर रहा है। शायद उसे इंतजार करना चाहिए, और पैसे जमा होने पे शायद वो दोनों ही एक साथ जा सकते हैं। लेकिन ये सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ह्यूगो के पीछे एक हंटर वॉरियर खड़ा है, और वो और कोई नहीं, वो है मास्टर क्लाइवली, जिसने ह्यूगो के भाई को मारा था। ह्यूगो के वांटेड के पोस्टर देख के वो भी ह्यूगो के पीछे लग गया था, और क्योंकि उसे पता है इस फैमिली ने पिछली बार क्या किया है, तो उसे अच्छी तरह पता था कि कौन कहाँ पे कब मिलेगा। वो ह्यूगो को हिलने तक का मौका नहीं देता, और अपने प्लाज्मा हाथों से वो ह्यूगो के हाथ को जला के काट के अलग कर देता है। अगर आपको याद हो तो मूवी में दिखाया गया था कि हंटर वॉरियर्स की अपनी एक स्पेशल एबिलिटी या फिर वेपन होता है, और यह है मास्टर क्लाइवली का वेपन, प्लाज्मा हैंड्स। और अगर आपने मूवी इंग्लिश में या सबटाइटल के साथ देखी हो तो आपने ये नाम वहाँ पे सुना भी होगा, व्हाइट हॉट पाल्म। पूरी बेरहमी से वो ह्यूगो को अधमरा कर देता है, और अलीता उसकी चीखें सुन लेती है। अलीता ह्यूगो को संभालती है, और उसकी हालत को देख वो हद से ज्यादा दुखी हो जाती है। मास्टर क्लाइवली अलीता को पहचान लेता है और कहता है कि तुम भी तो एक हंटर वॉरियर हो, तो मेरा शिकार क्यों चुरा रही हो? दूसरों का शिकार चुराना फैक्ट्री के नियम के खिलाफ है। और हम देख सकते हैं अलीता का गुस्सा तो पूरे चरम पे है। क्लाइवली उस पर हमला करता है, तो अलीता अपने इलेक्ट्रिकल अटैक से उसकी पूरी बॉडी को कंडक्ट कर देती है। बॉडी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने से बिजली सीधे उसी के ऊपर गिरती है, और मास्टर क्लाइवली मारा जाता है। इस तरह बिना लड़े ही उसने क्लाइवली को एक ही बार में सफा कर दिया। लेकिन अलीता पूरी दुविधा में थी, क्योंकि ह्यूगो की जान जा रही थी। एक एक पल कीमती था, और इसी पर अलीता को एक आइडिया आता है। और इसके बाद हम देखते हैं अलीता को उसके आइकॉनिक रूप में, और इस बार लगता है उसने हीरो के खून से अपना श्रृंगार किया है। अलीता हीरो को ईडो के पास ले जा रही थी, वो भी बिल्डिंगों पर छलांग लगाते हुए, लेकिन एक जगह पे जापान उसे रोक लेता है। सभी हंटर वॉरियर वहां पे जमा हो चुके थे, और जापान ने फैक्ट्री वालों को भी बुला रखा था, और ईडो को उसने लटका रखा था ऊपर एक बड़े पिलर पे। सभी के सामने वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही है, और वो खुद भी एक क्रिमिनल बन चुकी है। सभी अलीता पर निशाना साध हुए थे, तो अलीता भी उन सबको कुछ ऐसा दिखाती है जिससे सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। वो दिखाती है उन्हें ह्यू का कटा हुआ सर, और सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। फैक्ट्री वाले कंफर्म करते हैं कि अलीता ने हंटर वॉरियर के नाते अपनी ड्यूटी निभाई है क्रिमिनल को मार के, तो वो गिल्टी नहीं है। जिस पर सभी हंटर वॉरियर भी चले जाते हैं, जापान को झूठा और मक्कार बोलकर। जापान पूरा बौखला चुका था। वो अलीता के पास आता है और उससे कहता है कि तूने आखिर ऐसा कैसे कर दिया? तू तो उसको प्यार करती थी और आज उसको मार दिया। जिस पे अलीता वही करती है जो वो हमेशा करती आई है, उसे अनदेखा कर देना। जिस पर जापान पूरा बौखला जाता है। वो ह्यूगो की बॉडी को अंधेरी गलियों में फेंक देता है, और फिर उसके सर को भी छीनने लगता है। और इसी चीना झपड़ी में खुलासा होता है कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। अलीता ने उसकी बाईपास सर्जरी की है, जिससे उसने अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको दे रखा है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन अभी भी जिंदा है। जिसे देख जापान के तो होश उड़ जाते हैं। लड़की हद से चालाक जो है। लड़की चालू है। लेकिन जापान की इस हरकत की वजह से फैक्ट्री वालों को गलतफहमी हो जाती है कि जापान अलीता के शिकार को चुराने की कोशिश कर रहा है, जो कि नियम के खिलाफ है। अब यहाँ पे फंस चुका था जापान, और अलीता भी मौके का फायदा उठाते हुए उसने अब तक जो हदें पार की है उन सब का इनाम उसे एक बार में दे देती है। अपने निहत्थे हाथों से ही उसके चेहरे को चीर डालती है, और इसी सुंदरता के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फोर्थ चैप्टर का नाम है बिटर ड्रीम्स, क्योंकि सपनों के झूठे पर्दे अब उठने वाले हैं। हम देखते हैं वेक्टर को, जो कि पिछली रात की हुई सारी घटनाओं को अखबार में पढ़ रहा है, और यहाँ पे वो हीरो की डेथ के लिए दुखी है। पिछली रात की खबर कुछ इस तरह दी हुई है कि जापान ने अलीता के शिकार को चुराने की कोशिश की, जिसपे अलीता ने उसको सबक सिखा दिया, और जापान अंधेरी गलियों में जाके गिर गया, जिसके बाद वो लापता हो गया। हादसे को देखते हुए अलीता को बेगुनाह साबित कर दिया गया, और अलीता ने फैक्ट्री वालों से कहा कि उसे हीरो के सर के बदले में इनाम नहीं चाहिए। वो उसका अंतिम संस्कार करेगी, जिसके लिए फैक्ट्री वाले मान गए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री वालों को सिर्फ अपने काम से मतलब है। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि अलीता झूठ कह रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो ने हीरो को फिर से जिंदा कर दिया है, और वो अलीता के पास जाके उसे ये खबर देते हैं। यहाँ पर अलीता हीरो के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है, जिसपे ईडो कहते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती हीरो की है। उसने एक ऐसे सपने पे भरोसा कर लिया जो कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डॉक्टर ईडो रिवील करता है कि वो खुद भी एक जालमवासी है, और वो वहीं से आया है। और ये सभी बातें हीरो भी सुन रहा था, जो कि जाग चुका था। ईडो बताता है कि उसके सर पे जो निशान बना हुआ है वो जालिम वासियों की पहचान है। ईडो बताता है कि अलीता के आने से कुछ सालों पहले ही उसे जालिम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वो यहाँ पर रहने लगा। और वो अलीता से माफी मांगता है कि उसने अभी तक ये बात छुपा के रखी, लेकिन ये बात एक सच है कि जालिम कोई भी नहीं जा सकता। और ये सारी बातें सुन ह्यूगो तो पूरा बौखला जाता है। उसे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि ईडो अभी भी झूठ बोल रहा है, जिसके ऊपर वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सप्लाई केबल्स निकल जाती है, और ह्यूगो की बॉडी पूरी तरह बंद होकर जमीन पर गिर जाती है। ईडो बताता है कि पेशेंट ज़्यादातर वॉयलेट हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी क्लिनिक में उनको एक्सटर्नल बैटरीज पे कनेक्ट करके रखता है, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। भाई डॉक्टर का दिमाग।
यहाँ पे अलीता और ह्यूगो फैसला करते हैं कि सच का पता करने के लिए वो खुद वेक्टर के पास जाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं। वो वेक्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पे वेक्टर तो ह्यूगो को देख के बहुत खुश था, लेकिन ह्यूगो सीधे मतलब की बात करता है और वेक्टर को उसके सारे पैसे देके उससे पूछता है कि मेरे जालम जानी की सवारी अब कहाँ है। जिसपे वेक्टर उससे फिर से कहता है कि भाई ठहर जा, यहाँ पे तू मेरे साथ रह काम कर सकता है, एक अच्छा खासा जीवन जी सकता है, तू वहां जाके करेगा क्या। जिसपे ह्यूगो उसे बड़े प्यार से कहता है कि मैं जाके वहां पे भिखारी बनूंगा, तुम्हें मुझे बस भेजने से मतलब है। वेक्टर के पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भेज तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे। हर महीने जालमवासी एक इंसान के बॉडी पार्ट्स की डिमांड करते हैं, तो अगर तुझे जाना है तो तू भी ऐसे ही पैक होके जा सकता है। इतने बड़े धोखे के बाद ह्यूगो तो पूरा बौखला जाता है और सीधा वेक्टर की गर्दन पकड़ लेता है। वेक्टर अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है जो कि है जरीकी, और अगर आपको याद ना हो तो जरीकी को अपने पिछले वॉल्यूम में कोलोसियम में देखा था और इसे चैंपियन किन्यूबा ने ही हराया था। वो अलीता पे हमला करता है, लेकिन अलीता फिर उसे अपनी स्टाइल दिखा देती है। और अब शुरू होता है आखिरी चैप्टर जिसका नाम है बियॉन्ड द क्लाउड्स, और इस चैप्टर का नाम तो आप समझ ही जाओगे बस थोड़ी देर में ही। हम देखते हैं वेक्टर को ऑफिस, जहाँ पे ह्यूगो ने वेक्टर को पकड़ रखा है और वो उसका गला घोट रहा है, लेकिन वो तुरंत ही उसे छोड़ देता है और दीवार पे अपना सर पीटते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि फाइनली ह्यूगो की रियलिटी अब उसके सामने है। उसने जो कुछ भी किया और अब जो कुछ भी वो बन चुका है, उसका फल उसे क्या मिला वो देख चुका है। पागलों की तरह हंसते हुए वो यहाँ वहाँ पड़े हुए पैसों को उठाने लगता है। अलीजा चिल्लाते हुए उसे रोकती है और कहती है कि हमारा पास्ट हमारे कल को डिसाइड नहीं करता। जिसपे ह्यूगो कहता है कि कल किसका आने वाला है, कल तो उनके लिए होता है जो कि जिंदा हो, और ह्यूगो तो कब का मर चुका है। ये कहते हुए ह्यूगो बिल्डिंग से छलांग मार देता है। अलीता भी उसके पीछे पीछे चले जाती है और वेक्टर रह जाता है अकेला। हम देखते हैं अलीता को जो कि ह्यूगो को बाजार में ढूंढ रही है। बाजार में अचानक भगदड़ मच जाती है क्योंकि आसमान से पैसे की बारिश हो रही थी जो कि कर रहा है ह्यूगो, क्योंकि अब वो डायरेक्ट ही जालमचारी को से कर रहा था। अलीता को बात पता चल जाती है और वो भी वहां ऊपर जाने की तैयारी करती है, जिस पर नेटमैन उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि ऊपर जाना आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि जालम की डिफेंस रिंग से आज तक कोई इंसान नहीं बच पाया। हम देखते हैं कि हीगो दो डिफेंस रिंग्स को पार कर लेता है, लेकिन अब उसके पैर टूट चुके हैं और अब वो रिंग के ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और चढ़ते हुए वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका था। जालम उसके बिल्कुल ही नजदीक था, लेकिन तभी अलीता उसे पीछे से आवाज लगाती है। अलीता उसे लौट चलने के लिए कहती है, जिस पे हीगो पूरी तरह साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी कचरे में शुरू हुई थी और कचरे में ही दफन हो चुकी है। उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है, और अगर वो अब जालिम नहीं जा सकता तो उसके जिंदा होने का या फिर उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिस पे अलीता उसे चिल्लाते हुए मना करती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या इतना काफी नहीं है जिंदा रहने के लिए। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या ये रीजन काफी नहीं है जिंदा रहने के लिए। अलीता उसे रिक्वेस्ट करती है नीचे चलने के लिए, जिस पे फाइनली ह्यूगो मान जाता है। दोनों नीचे चले जाते हैं और इसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दी एंड। मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग थोड़ी ना कभी होने वाली है। हीगो अलीता के पास लौट पाता है इससे पहले ही जालम की डिफेंस रिंग हीगो के टुकड़े कर देती है। अलीता हीगो को बचाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हीगो की बची कुची बॉडी भी उसका साथ छोड़ने लगती है, जिस पर हीगो को ज्यादा बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि अच्छा हुआ उसकी मौत एकदम से नहीं होगी, कम से कम उसे ये मौका मिला अलीता को फाइनली गुड बाय करने का। हीगो अलीता से आखिरी अलविदा कहता है और उसी के साथ नीचे गिर जाता है। रह जाता है उसका हाथ अलीता के हाथों में, और उसी खामोशी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी बैटल एंजल अलीता ग्राफिक नोवेल वॉल्यूम 2 टीयर्स ऑफ एन एंजल। और अब आप इस वॉल्यूम और फर्स्ट वॉल्यूम के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में कितना बेहतरीन काम किया गया है। जितनी शुद्धता के साथ रॉबर्ट रॉड्रिगस और जेम्स कैमरोन ने मांगो को अडेप्ट किया है, उसकी तारीफ तो एक बार बनती ही है। और अब मांगा सीरीज को देखने के बाद आप भी समझ सकते हो कि उन्होंने इतना ज्यादा जस्टिस सोर्स मटेरियल के साथ क्यों किया है। आखिर यूकी टोकिशिरो की ये बनाई हुई दुनिया और ये स्टोरी है ही बेहतरीन, और इसको जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ परोसा जाए वो ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने भी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ बिना किसी ज़्यादा तोड़-फोड़ के बता सकूँ और आपको एक अच्छी प्रॉपर समरी दे सकूँ। अब अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाएगा सभी डिटेल्स को लेके। और अगर आपने मूवी पहले ही देखी हुई है तो बताइए कि मूवी और इस ग्राफिक नोवेल के इस वर्जन में आपको ज़्यादा बेहतरीन क्या लगता है। मेरा फेवरेट तो वेयरवुल्फ वाला सीन है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह बेहतरीन तरीके से दिखाया हुआ है। आपका फेवरेट कौन सा है आप बता देना। जैसा कि आपने देखा, ये कोई सिंपल पॉपुलर मांगा सीरीज नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर ग्राफिक नोवेल सीरीज है जिसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यूकी टोकिशिरो इसके आर्टिस्ट भी हैं और ऑथर भी। उन्होंने ही इस स्टोरी को पूरी तरह लिखा और बनाया है, और जैसा कि आपने देखा इसमें डिटेलिंग बहुत ही बेहतरीन है। एक चीज़ और अगर आपने इसमें नोटिस की हो तो इसमें जितनी भी साइंस फिक्शनल टेक्नोलॉजी और फिक्शनल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और सेटिस्फाइंग लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 90s में योगितो किशीरो अपनी स्टोरी लिख रहे थे तो अपने समय की टेक्नोलॉजीज और जो भी रिसर्च हो रही है उसके ऊपर भी अच्छी खासी रिसर्च करते थे, और इसी तरह साथ ही साथ अपना साइंस फिक्शन खड़ा कर रहे थे। अगर आपने जो जैसी एनिमे सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि जैपनीज आर्टिस्ट अपना दिमाग कितना लगाते हैं स्टोरी में। जालम और स्पेस एलिवेटर वाला कॉन्सेप्ट हो या फिर अलीता और साइबर्स की बॉडी और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की बात हो, वो सभी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड हुए हैं। और इस पहली सीरीज में तो आपको मोस्टली सभी कुछ ऐसा ही मिलेगा।
जेम्स कैमरन ने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी मूवी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उसके अंदर हीरो की स्टोरी भी थी, लेकिन ऑब्वियसली एक मूवी के अंदर आप कितना ही कुछ दिखा सकते हो, इसलिए उन्होंने स्टोरी को सिर्फ मूवी की प्रीक्वल नोवेल में ही यूज़ कर लिया। इसके बाद हमारा थर्ड वॉल्यूम आता है जिसका नाम है बैटल एंजल अलीता किलिंग एंजल। इसमें मोटरवॉल की कहानी शुरू होती है जिसकी छोटी सी झलक को आपको मूवी में दिखाया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी से बना सकूं ताकि हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखें और इतना ज़्यादा टाइम गैप ना लें जैसा मैंने पिछली बार लिया है। इसलिए चीज़ों को संभालते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखूंगा और वॉइस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिंपल और खाली इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि आपने नोटिस ही किया होगा कि वीडियो में कितनी जगह पे नॉइज़ आपको सुनाई दे रही है। अभी ये जो लास्ट सेक्शन आप सुन रहे हो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसको मैंने रात में रिकॉर्ड किया है और अब यही मेरा प्लान है कि मैं रात में रिकॉर्ड कर लिया करूंगा और दिन में उसे एडिट करूंगा ताकि कम से कम एक हफ्ते में एक वीडियो को ला के हम अपनी सीरीज को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इसके बाद मेरी उम्मीद है कि मैं लास्ट ऑर्डर और मार्स क्रॉनिकल तक जा सकूं, जो कि लगता तो नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो बैटल एंजल की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में और तब तक के लिए फेयरवेल।